हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वथनांक में उन्नयन पर आधारित एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये कहता है कि यदि कार्बनिक पदार्थ के 1.5 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 0.13 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तब कार्बनिक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। यदि केबी का मान दिया है 0.52 केल्विन किलो जूल किलोग्राम प्रति मोल। ओके, तो बेसिकली जो क्वेश्चन ने हमें दे रखा है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, यहाँ पर हमें आंसर नहीं लिखना है। ओके, हमें क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। हमें दिया गया है सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान। क्या दे रखा है हमें, कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान दे रखा है, वो भी कितना दे रखा है 1.5 ग्राम। ओके, 1.5 ग्राम दे रखा है। देखिए, कार्बनिक पदार्थ के 1.5 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोले, मतलब कि जो आपका जल का द्रव्यमान है वो भी आपको दे रखा है। कितना दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है, 100 ग्राम दे रखा है। विलयन का क्वथनांक 0.13 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। मतलब पहले आपका क्या था, केवल आपके जो पात्र था केवल 100 ग्राम क्या भरा था, जल भरा था। क्या भरा था, 100 ग्राम जल भरा था। तो उसका जो हम सभी जानते हैं जो जल का जो क्वथनांक होता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका जब आपके पात्र में केवल क्या भरा था, 100 ग्राम जल भरा था, तो उसका क्वथनांक कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था। अब जैसे हमने इसमें बाहर से क्या मिला है, 1.5 ग्राम क्या मिला है, कार्बनिक पदार्थ मिला है। क्या मिला है, कार्बनिक पदार्थ मिला है, सीएम कार्बनिक मैटर मिला है। तो इसका जो क्वथनांक हो गया वो 0.13 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। मतलब इसका क्वथनांक कितना हो गया, 100.13 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इस विलयन का क्वथनांक पहले 100 था जब केवल जल था। अब इसका क्वथनांक जैसे ही हमने सीएम मिला है तो कितना हो गया, 100.13 डिग्री सेल्सियस। तो बड़ा क्वथनांक कितने से बड़ा, क्वथनांक कितने से बड़ा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 100.13 में से हम 100 डिग्री से घटा देंगे तो 0.13 मिल जाएगा। तो बेसिकली ये जो जब हम अधिक में से कम को घटाते तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्वथनांक में उन्नयन। और क्वथनांक में जो उन्नयन का मान क्वेश्चन ने हमें दे रखा है। अर्थात कहीं भी यदि ये बोलते कि क्वथनांक इतने से बढ़ जाता है या इतना बढ़ जाता है, इसका मतलब उसने क्वथनांक में उन्नयन दे रखा है। ओके, तो बेसिकली मुझे किसकी वैल्यू दे रखी है, आपकी हमें वैल्यू दे रखी है क्वथनांक में उन्नयन की। जो आपका क्वथनांक में उन्नयन हुआ है उसकी वैल्यू क्या दी है, हमें दे रखी है। वो भी कितनी दे रखी है, 0.13 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ डाउट आएगा, क्या हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना चाहिए। देखिए, यदि आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में तभी परिवर्तित करना है जब जो आपका विलयन का क्वथनांक पूछ रहा हो। यदि जैसे कि पिछले वीडियो में विलयन का क्वथनांक पूछ रहा था, तो हमेशा इस परिस्थिति में हमेशा मुझे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो आणविक द्रव्यमान का संबंध क्या डिग्री सेल्सियस से, केल्विन से किसी प्रकार से नहीं है। लेकिन विलयन के क्वथनांक का संबंध तो डिग्री सेल्सियस से भी, केल्विन से भी है। और ऐसी परिस्थिति आती है तो हमेशा केल्विन को हमें प्राथमिकता देनी है। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो इससे हम डिग्री सेल्सियस में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में लेंगे, केल्विन में दिया है तो केल्विन में ही लेंगे। क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके हिसाब से हमें लेना है। ओके, तो यहाँ हम 0.13 डिग्री सेल्सियस ही रखेंगे। साथ ही साथ हमें किसका मान दे रखा है, केबी का मान दे रखा है कितना, 0.52 केल्विन किलो जूल प्रति मोल दे रखा है। ओके, अब इसके बाद मुझे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है वो देख लेते हैं। ज्ञात करना है तो मुझे ज्ञात करना है, मुझे ज्ञात करना है कार्बनिक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। तो मुझे बेसिकली क्या ज्ञात करना है, कार्बनिक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब देखिए, हम एक सूत्र जानते हैं, डेल टीवी इज इक्वल टू कितना होता है, यार डेल टी इज इक्वल टू होता है आपका केबी इंटू एम होता है। जहाँ डेल टी क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन, केबी क्या होता है आपका मोलर उन्नयन, इस तरह एम क्या होती है, मोलरता। ओके, तो यहाँ से डेल टी बराबर कितना हो जाएगा, केबी इंटू एम का मतलब क्या होता है, विलय का द्रव्यमान। क्या आपका विलय का द्रव्यमान। अब बताइए विलय क्या है, आपका कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ को हम जल में घोल रहे तो जल तो हो गया विलय, किंतु कार्बनिक पदार्थ क्या हो गया, आपका विलय हो गया। तो जो आपका विलय है वो क्या आपका कार्बनिक पदार्थ है। तो हमें विलय का क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान पूछ रहा है। मतलब सूत्र में आता है ना विलय का द्रव्यमान, विलय क्या है, कार्बनिक पदार्थ, तो मैंने लिख दिया डिवाइड बाय, नीचे क्या आता है आपका विलय अर्थात कार्बनिक पदार्थ का अनुभार आता है। क्या आता है नीचे, कार्बनिक पदार्थ का अनुभार।
क्योंकि विलेय क्या आपका कार्बनिक पदार्थ है, विलेय का अणुभार आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा कार्बनिक पदार्थ का अणुभार इनटू यहाँ पर क्या आता है विलायक। अब आपका विलायक बेसिकली क्या है, विलायक है आपका जल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जल का द्रव्यमान। अब यदि जल का द्रव्यमान इन्होंने ग्राम में दिया है तो हमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा। कह रहे हो जल का द्रव्यमान ग्राम में दिया, बिल्कुल दिया है, तो मुझे यहाँ पर किसका गुणा करना पड़ेगा 1000 का गुणा करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए क्या मुझे डेल्टी का मान दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, कितना 0.13 इज इक्वल टू केबी का मान दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 0.52। ओके, फिर मुझे क्या विलेय का द्रव्यमान दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, कितना दे रखा है 5 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा डिवाइड बाय विलेय का अणुभार। ये तो मुझे ज्ञात करना है, विलेय के अणुभार होता है कार्बनिक पदार्थ के अणुभार को या अणुभार कहे या आणविक द्रव्यमान करे, बात वही होती है। तो ये जो आपका m है, विलेय के अणुभार होता है कार्बनिक पदार्थ के आणविक द्रव्यमान को मैं m मान लेता हूँ। विलायक का द्रव्यमान, क्या आपको विलायक का द्रव्यमान दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, कितना दे रखा है 100 दे रखा है। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देखिए ये जो आपका 0.52 है, अभी किस परिस्थिति में, गुणा की परिस्थिति में, इस साइड में आ जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग की परिस्थिति में आ जाएगा, तो 0.13 अपॉन कितना आ जाएगा 0.52 हो जाएगा इज इक्वल टू, देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, अब देखिए 1.5, यहाँ पर आपका क्या बचेगा 10 बचेगा, 2 शून्य कैंसिल होगा। अब देखिए जैसे पॉइंट हटेगा ये m जैसा का वैसा चलते रहेगा, ये 100 कैंसिल हो गया, m जैसे का वैसा। आप देखिए जैसे मैंने पॉइंट को हटाया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, पॉइंट के बाद कितने अंक है, केवल 1 अंक है, तो यहाँ पर कितना शून्य आ जाएगा, 1 शून्य आ जाएगा। अब देखिए 10 से 10 क्या हो जाएगा आपका बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0.13। देखिए जैसे मैं इस दशमलव को हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है, तो यहाँ पर कितने शून्य आ जाएंगे 2 शून्य आ जाएंगे इनटू 0.52। अब देखिए जैसे मैं इस दशमलव को हटाऊंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 1 अंक आ जाएगा। अब देखिए दशमलव कितने अंक है 2 अंक है, तो यहाँ पर कितने शून्य आ जाएंगे 2 शून्य आ जाएंगे इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 अपॉन m, क्योंकि 10 से तो 10 कैंसिल, तो 15 अपॉन m। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, 0.13 का या 13 का बात वही है, 0.52 का या 52 का बात वही है, तो देखिए 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, 13 कम 13 1352, तो बेसिकली क्या आ गया आपका 1/4 इज इक्वल टू 15 अपॉन m आ गया। अब देखिए हम क्या कर देते हैं, बेसिकली मुझे करना क्या है, बेसिकली मुझे इस m का मान ज्ञात करना है, आणविक द्रव्यमान। तो मैं क्या करूंगा, इस m को ऊपर ला दूंगा, इस 15 को नीचे ला दूंगा। अब यदि मैंने नीचे वाले को ऊपर ले गया तो यहाँ पर ही मुझे करना पड़ेगा, तो मैं 4 को ऊपर ले जा लूंगा, 1 को नीचे ला लूंगा, तो मैंने 4 को ऊपर ले जा लिया, 1 को नीचे ला लिया। अब यदि मैंने 4 को ऊपर ले गया तो मुझे नीचे वाला जो कि m है इसे भी ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो मैंने m को ऊपर ले जा दिया और इस 15 को नीचे ले जा दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया। ओके, 4 अपॉन 1 को मैं 4 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू m अपॉन 15 लिख सकता हूँ। अभी देखिए 15 किसकी परिस्थिति में, गुणा भाग की परिस्थिति में, इस साइड में आएगा तो किसकी स्थिति में आ जाएगा, गुणा की स्थिति में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 15 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा। तो 4 इंटू 15 इंटू 4 कितना होता है आपका 60 होता है। तो बेसिकली जो आपका कार्बनिक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान आ गया वो कितना आ गया 60 आ गया।